अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक दूसरे पर फ़िज़ाई हमले करने के बाद आज जहां ईरान और पाकिस्तान दोनों ने कशीदगी कम करने और अपने बिरादराना ताल्लुकात को बेहतर करने का ऐलान किया है और एक दूसरे के सफ़ीरों को एक दूसरे के दारुल हुकूमत में वापस भेजने का इशारा भी दिया है, तो वहीं पाकिस्तान में कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है। उसके एलामिये में वादे किया गया है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करने पर ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये के मुताबिक फोरम ने सूरत हाल का भरपूर जायजा लिया और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बिला इख्तियाल और गैर कानूनी खिलाफ वर्जी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के पेशा वराना और मुतनासिब रद्द अमल को सराहा है। इजलास के दौरान शुरका को पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मौजूदा सूरत हाल और खित्ते में मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर इसके असरात के हवाले से सियासी और सिफारती पेशरफ से आगाह किया गया है। एलामिये के मुताबिक फोरम ने ऑपरेशन मर्द बरसर मचार का भी जायजा लिया, जो ईरान के अंदर गैर हुकूमती जगहों पर मकीम पाकिस्तानी निजात बलोच दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया। सरहदों की सूरत हाल के बारे में अपडेट और कौमी खुद मुख्तारी की मजीद खिलाफ वर्जी का जामे जवाब देने के लिए ज़रूरी मुकम्मल तैयारियों के बारे में भी गौर किया गया। फोरम ने इस गैर मुतज़लज़ल अज़म का इयादा किया कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत कतई तौर पर नाकाबिल तस्खीर और मुक़द्दस है। किसी की तरफ से किसी भी बहाने से इसे पामाल करने की कोशिश का रियासत की तरफ से पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई अहमियत की हामिल है और इसे यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ईरान के एक हमसाया और ब्रादर मुस्लिम मुल्क होने के नाते दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा मुतअद्दिद मवासलाती ज़राए को इलाकाई अमन और सलामती के वसीतर मफाद में एक दूसरे के सिक्योरिटी खदशात को दूर करने के लिए बाहिमी तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एलामिये के मुताबिक कमेटी ने इस अज़म का इयादा भी किया कि दहशतगर्दी से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। फोरम ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी की इस लानत से किसी भी दूसरे मुल्क से कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। एलामिये के मुताबिक मीटिंग में यह नतीजा भी अखज़ किया गया कि अच्छे हमसायगी के ताल्लुकात के इनेकाद के आलमी उसूलों के मुताबिक दोनों ममालिक बाहिमी तौर पर बातचीत और सिफारतकारी के जरिए छोटी मोटी रुकावटों पर काबू पा सकेंगे और अपने तारीखी ताल्लुकात को मजीद गहरा करने की राह हमवार करेंगे। अब जहाँ कौमी सलामती कमेटी का एलामिया सामने आया है, तो वहीं ईरान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी को कम करने के लिए अहम पेशरफ्त भी सामने आई हैं। आज ईरान और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा के दरमियान बाकायदा टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसके बाद ईरान के सीनियर सिफारतकार सैयद रसूल मौसूवी ने बयान जारी करते हुए कहा है कि कुछ देर पहले ईरान और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा ने ताल्लुकात को आला सतह पर वापस लाने के लिए फ़ोन पर बहुत अच्छी बातचीत की है। मुझे उम्मीद है कि अपने पाकिस्तानी हम मनसब की मदद से हम दो बिरादर और दोस्त ममालिक के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने सफ़ीरों की दारुल हुकूमतों में वापसी और वज़राए ख़ारजा के बाहिमी दौरों के जरिए कशीदगी को कम करने का एक नया रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं। और फिर इस बयान को पाकिस्तान में मौजूद ईरानी सिफारत खाने ने बाकायदा शेयर किया, जबकि अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान ने ईरानी और पाकिस्तानी वज़राए ख़ारजा के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक बातचीत का एलामिया जारी किया है, जिसके मुताबिक वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने आज ईरान के वज़ीर ख़ारजा से बातचीत की है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान करीबी बिरादराना ताल्लुकात पर जोर देते हुए वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की ईरान के साथ बाहिमी एतमाद और ताउन के जज्बे की बुनियाद पर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। बयान के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने इस बात पर जोर दिया है कि इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम इस ताउन की बुनियाद पर होना चाहिए और दोनों वज़राए ख़ारजा ने इस बात पर भी इत्तफाक किया है कि इंसदादी दहशतगर्दी और बाहिमी तशवीश के दीगर पहलुओं पर काम की सतह पर ताउन और करीबी राब्ताकारी को मजबूत किया जाना चाहिए। बयान के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा ने इस बात पर भी इत्तफाक किया है कि मौजूदा सूरत हाल में कशीदगी को कम किया जाए और दोनों ममालिक के सफ़ीरों की अपने अपने दारुल हुकूमतों में वापसी पर भी तबादला ख्याल किया गया है। अब हम बात यह है कि यह सब अचानक कैसे हुआ है। हमारे साथ नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद मौजूद है। सैयद, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। अचानक ऐसा लग रहा था और ख़तरा पैदा हो रहा था, दुनिया के ममालिक भी स्टेटमेंट दे रहे थे कि कहीं सूरत हाल एस्केलेट ना हो जाए। जो कार्रवाई थी पहले वो ईरान ने की, उसको बाकायदा पब्लिसाइज़ किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया। उसके बाद अचानक हमें ईरान की तरफ से भी ऐसे स्टेटमेंट्स नजर आए कि जी ताकि सिचुएशन एस्केलेट ना हो, पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग होती है जिसमें बाकायदा एक सख्त एलामिया है इस लिहाज से कि हम अपनी जो खुद मुख्तारी है उसका दिफा इसी तरीके से करेंगे, मगर साथ में फिर बात है कि जी अच्छे नेबर्स हैं और रिलेशंस बहाल होने चाहिए। और अब इतलात भी आ रही है कि मामला और भी बेहतरी की ही तरफ जा रहे हैं और शायद जो दोनों ममालिक के सफ़ीर हैं वो भी वापस आ जाएं। कैसे ये मामला हुआ है, अंदर की कहानी क्या है कि मुकम्मल डी एस्केलेट हुई है सिचुएशन? शाहजेब भाई बहुत बहुत शुक्रिया। शाहजेब भाई, ईरान को पाकिस्तान से कुछ शिकायतें हैं और पाकिस्तान को भी ईरान से कुछ शिकायतें हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में जो ईरान मुखालिफ अनासर हैं, ये भी एक हकीकत है कि
ईरान के सूबा सीस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ अनासर भी मौजूद हैं और पाकिस्तान अरसा दराज से हुकूमत पाकिस्तान ईरान के साथ इंगेज रही है BLA और BLF के हवाले से, BLA के हवाले से इन पर्टिकुलर, और हिंदुस्तान की जो खुफिया एजेंसी है RAW उसका नाम भी रियासत पाकिस्तान ले जो वाकया आया ईरान की तरफ से, वो वाकया सरासर मिसकैलकुलेशन था ईरान की जो पासदारान हैं उनकी तरफ से और ईरानी इंटेलिजेंस की तरफ से एक मिसकैलकुलेशन थी जो उन्होंने की। और मेरे पास जो इतलात हैं ईरान की साइड से भी और पाकिस्तान की साइड से भी, ईरानी साइड से जो इतलात आ रही हैं कि वो इस बात को खुद रियलाइज अभी कर रहे हैं कि ये उनसे जो काम हुआ पाकिस्तान पे अटैक करने का, ये ना होता तो ज्यादा बेहतर था। तो जो ये डी एस्केलेट हुआ है, इसकी डी एस्केलेशन में कुछ तो एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, डिप्लोमेसी नजर आ रही है, कुछ एलिमेंट्स हैं जो नजर नहीं भी आ रहे। तो ये डी एस्केलेशन में उन नजर ना आने वाले जो राब्ते हैं उनका भी बड़ा किरदार। और अब ये मामला इसी तरफ जा रहा है कि पाकिस्तान के सफीर भी चले जाएंगे जो ईरान में तैनात थे और उनके सफीर भी आ जाएंगे और मुकम्मल तौर पर जो सिफारती ताल्लुकात हैं वो बहाल हो जाएंगे। शाहजेब भाई, अभी दोनों वज़राए खारजा के दरमियान जो बात हुई है उसमें एक बड़ी नुक्ते की बात है जो दोनों वज़राए खारजा की प्रेस रिलीज में नहीं है। आप ईरानी वजारत खारजा की प्रेस रिलीज देखें, ईरान के सफारतखाना जो इस्लामाबाद में है उनका स्टेटमेंट देखें और पाकिस्तानी वजारत खारजा की प्रेस रिलीज देखें या PMO से जो एलामिया आया है, उसमें एक चीज नहीं है और वो ये है कि जो टाइम लाइन है दोनों सफरा की वापसी की वो मौजूद नहीं है। लेकिन इसमें एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये जो एकदम बर्फ पिघलने का अमल शुरू हुआ, एकदम पहले सर्दमोरी हुई और फिर बर्फ पिघलने का अमल शुरू हुआ, उसमें सोशल मीडिया का भी एक बड़ा किरदार है और पर्टिकुलरली सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी वजारत खारजा के एक अफसर हैं रहीम यार, ये वहां पर तैनात रहे हैं, सफीर रहे हैं पाकिस्तान के तेहरान के अंदर। इन्होंने एक ईरान के डिप्लोमेट है, उन्होंने एक ट्वीट की थी, उसके जवाब में एक बड़ा पॉजिटिव ट्वीट किया। इन्होंने कहा कि हम मिलके इन चीजों को हल कर सकते हैं, पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहिए, इख्तिलाफात को चैनल्स जो है उनसे बाहमी चैनल्स के जरिए, एंगेजमेंट के जरिए दूर करना चाहिए। तो उससे एक बड़ा गहरा मैसेज गया और उसके ऊपर पाकिस्तानी वजारत खारजा की जो तर्जमान है उन्होंने भी पॉजिटिव एक्सचेंज करके कोट किया। तो ये एक मैसेज गया डिप्लोमेसी के हवाले से जो कि उधर भी पॉजिटिवली रिसीव किया गया। तो मेरे ख्याल में डिप्लोमेसी के हवाले से एडिशनल सेक्रेटरी वजारत खारजा की जो इनिशिएटिव है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और जो पसे पर्दा हमारे हल्के हैं, इंटेलिजेंस टू इंटेलिजेंस और मिलिट्री टू मिलिट्री जो कनेक्शंस हैं, उन्होंने भी कोई रोल प्ले किया है। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। 19 दिन के बाद मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुतहर्रिक हैं, कल सिंध में थे, आज पंजाब में। उन्होंने जलसे से खिताब किया। नून लीग से फिलहाल तवील खामोशी के बाद अब मरियम नवाज मुतहर्रिक हो गई हैं, जबकि कल से तहरीक इंसाफ ने भी भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया हुआ है। मगर नून लीग की इंतखाबी मुहिम पर मुसलसल सवालात उठ रहे हैं। 10 जनवरी को नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने ऐलान किया कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ 15 जनवरी से और नवाज शरीफ 17 जनवरी से इंतखाबी जलसों का आगाज करेंगे और नून लीग मुल्क भर में 60 जलसे करेगी। और फिर गुज़िश्ता रोज 21 अक्टूबर के बाद पहली दफा नवाज शरीफ ने अवामी जलसे से खिताब किया, मगर सिर्फ 10 मिनट का खिताब किया। फिर आज उन्होंने खानेवाल के जलसे के लिए मरियम नवाज को रुखसत तो किया, मगर खुद जलसे में शिरकत नहीं की। इसी तरह नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने आखिरी जलसा 30 दिसंबर को किया था, इसके बाद से वो भी खामोश है। इसी तरह गुज़िश्ता रोज हमारे प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने कहा कि नून लीग के मंशूर पर काम मुकम्मल हो चुका है, 1-2 दिन में ऐलान कर दिया जाएगा। मगर आज नून लीग की मंशूर कमेटी के सरबरा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद नून लीग के इंतखाबी मंशूर को हतमी शक्ल दी गई है, जो 27 जनवरी को लाहौर में मुनक़्क़िद तकरीब में पेश कर दिया जाएगा। यानी इंतखाबात से 10 दिन पहले नून लीग अपने इंतखाबी मंशूर का ऐलान करेगी, जिसकी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि नवाज शरीफ भरपूर अंदाज में इंतखाबी मुहिम क्यों नहीं चला रहे हैं। इस वक्त नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज मुतहर्रिक हैं। आज भी उन्होंने खानेवाल में जलसे से खिताब किया और कहा कि आज लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्ज़ाम लगाते हो, इंतकाम का इल्ज़ाम लगाते हो। क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि 9 मई को रियासत पर हमला कर दो? आज इंतकाम का इल्जाम लगाते हो, लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्जाम लगाते हो।
मैं बताऊं लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि इक्तदार से जब निकलो तो झूठा साइफर लहरा दो? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि कौमी सलामती को खतरे में डाल दो? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि 9 मई को रियासत पर पाकिस्तान पर हमला कर दो? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि पुलिस वालों के सर डंडों से तोड़ दो, उन पर पेट्रोल बॉम्ब चलाओ? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि जाली जमाती इंतखाबात कराओ? नवाज शरीफ को भी तो इक्तदार से निकाला गया। नवाज शरीफ को उसके साथी छोड़ के नहीं गए, इसको तो इसके बैठे एमएनए छोड़कर चले गए थे। नवाज शरीफ को जब इक्तदार से निकाला तो क्या नवाज शरीफ ने झूठा साइफर लहराया? 3 दफा का वजीर आजम है, कौमी राज दफन है सीने में, क्या उसने एक कौमी राज भी कौम के सामने रखा? चुप करके घर चला गया। क्या कभी नवाज शरीफ ने आपको दर्स दिया कि अपने ही मुल्क पे हमला कर दो? नवाज शरीफ की जमात मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं, पूरी कौम के सामने होते हैं, टीवी पर लाइव चलते हैं। इन्होंने केपीके के एक छोटे से गांव में जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया और आज इल्जाम लगाते हो कि तुम्हारा इंतखाबी निशान तुमसे ले लिया गया। मरीम नवाज इमरान खान को टारगेट कर रही हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल नून लीग को टारगेट कर रहे हैं। आज रहीम यार खान में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में अवाम की अक्सरियत एंटी नून लीग है, नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनाना चाहते। अगर ये किसी न किसी तरह चौथी बार वजीर आजम बनता है तो फिर रोना धोना करना है, मुझे क्यों निकाला। 3 दफा वजीर आजम बन के आपका खून चूसा है, पेट नहीं भरता, अब चौथी बार बनना चाहता है और चौथी बार आपका खून चूसेगा। इस सूबे में अक्सरियत अवाम एंटी नून लीग है। इस सूबे में अक्सरियत लोग मियां साहब को चौथी बार वजीर आजम नहीं देखना चाहते हैं। किसी तरीके से चौथी बार बन जाता है तो उसने यही काम शुरू करना है, वही रोने धोना कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। इसके अलावा इमरान खान ने भी आज मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की है। इमरान खान ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा है कि 19 माह से कह रहा हूं कि बात करने को तैयार हूं, रेलू कट्टे की खिचड़ी पक रही है ताकि कंट्रोल्ड पार्लियामेंट हो। मेरी सबसे बड़ी गलती कमज़ोर हुकूमत लेना थी, कमज़ोर हुकूमत के बजाय मुझे फिर से इंतखाबात करवाने चाहिए थे। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में मईशत का हल हंग पार्लियामेंट और कमज़ोर हुकूमत नहीं कर सकती, इस्लाहात और बेहतरी सिर्फ तगड़ी हुकूमत ही कर सकती है। मैं सियासी आदमी हूँ, मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। इससे पहले पीडीएम से भी 3 रुकनी कमेटी ने मुज़ाकरात किए थे। पीडीएम ने शर्त रखी थी कि उमरता बंदियाल की रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन हो। उमरता बंदियाल की शर्त की वजह से मुज़ाकरात आगे ना बढ़े। तारीख का बदतरीन दौर पीडीएम की 16 माह की हुकूमत थी। आज इमरान खान ने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू की, जबकि कल उन्होंने ये भी कहा था कि जस्टिस उमरता बंदियाल ने उन्हें मायूस किया है। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ भी अब इंतखाबात में मुतहरिक होने जा रही है। पंजाब के कुछ हल्के ऐसे हैं जहां तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नून लीग को टफ टाइम दे सकते हैं। उनमें से एक हल्का लाहौर से कौमी असम्बली का हल्का NA 130 है, जहां से नून लीग के कायद नवाज शरीफ के मुकाबले में तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, जो इस वक्त 9 मई के मुकदमात में जेल में हैं और मुमकिन तौर पर जेल से ही इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। आज उन्होंने अदालत में पेशी के मौके पर कहा, मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो मर्जी कर लें, तहरीक इंसाफ दोबारा आएगी। मैडम क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ दोबारा आएगी, इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ दोबारा आएगी। जो मर्जी ये कर ले, जो मर्जी कर ले। इसके अलावा NA 71 सियालकोट में भी दिलचस्प मुकाबला मुतवक्के है। यहाँ से नून लीग के ख्वाजा आसिफ मैदान में हैं और उनके मद्दे मुकाबिल तहरीक इंसाफ की रहनुमा रिहाना इम्तियाज़ डार हैं। 2018 में ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट से 1,16,957 वोट लिए थे, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल उस्मान डार ने 1,15,464 वोट लिए थे। और इस दफ़ा उस्मान डार की वालदा ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में हैं। ख्वाजा आसिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है आप लोगों ने इलेक्शन लड़ना है, आप सब तो अपने अपने हलकों में मसरूफ़ हैं, मगर नवाज शरीफ साहब मुल्क तो वापस आ गए हैं, मगर मुल्क वापस आने के बावजूद आप अपने हलकों में उनकी क़यादत से महरूम हैं। पहले तो ज़ाहिर वो मुल्क में ही नहीं थे तो क़यादत से महरूम थे। आज भी खानेवाल में जलसा और मरियम नवाज साहिबा को उन्होंने दुआएं देके भेज दिया, खुद नहीं गए। क्या हो रहा है एग्जैक्टली? ना मंशूर आपका आ रहा है, ना मियाँ साहब आ रहे हैं बाहर। नहीं, मियाँ साहब ने मेरा ख्याल है कल हाफिजाबाद जलसा किया है और बड़ा अच्छा जलसा हुआ है। इंशाल्लाह 28 तारीख को वो जलसा कर रहे हैं, सियालकोट में कर रहे हैं, मेरे हल्के में, यानी जो 5 हल्के हैं हमारे नेशनल असेंबली के, उनका इकट्ठा जलसा हो रहा है। हम कोशिश करेंगे नारोवाल वालों को भी इनवाइट करें यहाँ पे ताकि वो भी कवर हो जाए, वो साथ ही है हमारे ज़िला। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी इतला जो है, जब मेरा टाइम जो है वो डिसाइड हुआ है
तो उसके साथ जो है 8-10 और जो है वो टाइम उनके जो है ना अगले आने वाले 10-12 रोज में जो है डिसाइड हुए हैं। So he'll be inshallah visible, very visible in coming 10-15 days जब तक इलेक्शन नहीं हो। मगर मैनिफेस्टो का जो इस वक्त क्या सूरत हाल में, मैनिफेस्टो पे आता है, मगर इस वक्त सूरत हाल क्या है? ज़ाहिर ये आपके गढ़ हैं, एक जगह वो गए, 10 मिनट का खिताब किया, आज खानेवाल में मरियम नवाज साहब फिर अकेली चली गई, वजह क्या है कि वो खुद नहीं जा रहे हैं आपकी पार्टी को कैंपेन करने के लिए? नहीं, मैं इससे स्लाइटली डिसएग्री करूंगा, क्योंकि आफजाबाद गए हैं, बाकी जगह भी प्रोग्राम उनका सेटल हो गया है। तो मेरा ख्याल है ये जो आपकी बात, जो आपकी ऑब्जर्वेशन जो है, ये इंशाल्लाह दूर हो जाएगी आइंदा 4-5-6 दिनों के अंदर जो है ना, ये सारी दूर हो जाएगी। एक्चुअली शाहजेब, पंजाब में बड़ी सख्त सर्दी पड़ रही है। आज भी टेम्परेचर जो है लो सिंगल डिजिट में जो है सियालकोट में टेम्परेचर था, और धुंध थी, बेतहाशा धुंध थी। तो इट इज़ वन बिग रीज़न के जो है कैंपेन जो है वो इस तरह नहीं चल रही जिस तरह माजी में चलती है। मगर खान साहब, कैंपेन तो चल रही है ना, आप लोग भी बाहर निकले हुए हैं। आज मरियम नवाज साहिबा ने खानेवाल में क्राउड पुल किया, मगर क्राउड तो बाहर आ रहा है सर्दी में भी, मियाँ साहब नहीं आ रहे बाहर। नहीं, मियाँ साहब, मैं परसों आफजाबाद थे वो, तो इस तरह कैटेगोरिक स्टेटमेंट तो ना देना। मेरा मतलब है आप कह सकते हैं कम आ रहे हैं, उससे मैं एग्री भी कर जाऊंगा, बिल्कुल एग्री भी कर जाऊंगा। ये अगर कहेंगे कि नहीं आ रहे तो उससे मैं डिसएग्री करूंगा। मगर एक जलसा है कि काफी टाइम पहले आपने हमारे प्रोग्राम में कहा कि हाँ जी हमें पिकअप करने की जरूरत है, हमारी कैंपेन स्लो रही है। फिर कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हाँ जी अब 1-2 दिन के अंदर अंदर हमारा मंशूर भी आ जाएगा। डेट अनाउंस हुई थी कि 17 से शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब जलसों का आगाज करेंगे। अब शहबाज शरीफ साहब भी बाहर नहीं है, सिर्फ नवाज शरीफ साहब ही नहीं, उन्होंने एक जलसा किया। मंशूर भी आज इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा 27 तारीख को जाके आएगा, इलेक्शन से 10 दिन पहले। क्या इलेक्शन के लिए तैयार नहीं थी आपकी जमात? आपको लगता था इलेक्शन होने ही नहीं है, इसलिए ये हो रहा है? क्योंकि मंशूर तो सर्दी की वजह से रुका होगा। आपकी बात से एग्री करता हूं कि मंशूर जो है वो कम से कम महीना पहले जो है कैंपेन जब स्टार्ट होने चाहिए, मंशूर हमारे हाथ में होना चाहिए। लेकिन हम जो है मंशूर की बातें जरूर कर रहे हैं, जो पब्लिक के साथ हमारा इंटरेक्शन हो रहा है उसमें हम मंशूर की बातें जरूर कर रहे हैं। जो मंशूर के जो सेलिएंट फीचर्स हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी जो है जो इन्वॉल्व करती है इंडिविजुअल्स को, सिटीजन्स को, वो तो जरूर कर रहे हैं। अच्छा, मुझे साथ में भी बताइएगा, जाहिर है आप अपने हल्के के एक बहुत मकबूल रहनुमा रहे हैं, चाहे जनरल मुशर्रफ की आमरीत का दौर हो, उस ज़माने में भी आपके हल्के ने आप पर एतमाद किया है। मगर 2018 का इलेक्शन आपके लिए टफ इलेक्शन था, तकरीबन 1493 वोटों से आप जीते और उस्मान डार साहब आपके मुकाबले में थे। अब ज़ाहिर बल्ले का निशान तो नहीं है, मगर उनकी वालदा मैदान में है। बाकायदा तौर पर एक ना सिर्फ तहरीक इंसाफ का पार्टी का विक्टिम कार्ड उनके पास मौजूद है, बल्कि ज़ाती तौर पर उन्होंने प्रेजेंट किया है कि उन्हें टारगेट किया गया, उनके घर को टारगेट किया गया। जो कुछ होता रहा उसको तो आप खुद भी कंडेम करते रहे हैं, बहरहाल वो आप पर इल्ज़ाम लगाते रहे। ये क्या 2018 से भी ज़्यादा टफ इलेक्शन है आपके लिए? देखिए, मैं 2018 में मेरा मुकाबला जो था उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के साथ था। मेरे तकरीबन 2.5 सूबाई असेंबली की सीटें मेरे नीचे थीं, उनमें 1.5 में कुछ नहीं हुआ, तकरीबन कुछ नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि ऑलमोस्ट फेयर इलेक्शन हुआ। लेकिन जो एक सीट थी, जो मेन सीट है, शहर की जो मेन सीट है, उसमें तो मैसिव किस्म की रिगिंग हुई और पीपल वर किक्ड आउट ऑफ द पोलिंग स्टेशंस, और उनकी एब्सेंस में जो कुछ होना था वो हुआ, और उधर से 20, 22, 25, 23 हज़ार की लीड जो है हमें मिली। तो जो लीड हमें नॉर्मली 20,000, 25,000 जो एक्सपेक्टेड थी, वो सारी की सारी वॉश आउट हो गई। सो आई वाज अप अगेंस्ट द देन एस्टेब्लिशमेंट। ये आपको याद रखना चाहिए। आज जो है हम एक ऐसे माहौल में जा रहे हैं, आपने मेरे मुखालफों की बात की है, वो सिवाय इल्जामात के और कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने पिछले 4 साल में, 5 साल में सियालकोट शहर की कोई खिदमत नहीं की। मैंने पिछले 1-1.25 साल में जो PDM की हुकूमत में रही उसमें भी भरपूर खिदमत की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की, दूसरी चीज़ों की जो है खिदमत की है, मेरी प्रेजेंस यहाँ पे रही है। लेकिन वो एक इमोशनल जो है, जो एक कार्ड है इसका PTI का, उसको प्ले करने की कोशिश कर रही है कि दे आर अंडरडॉग्स इन दिस इलेक्शन कैंपेन। दैट इज ऑल। उससे ज्यादा कोई चीज जो है वो प्रेजेंट नहीं कर रहे। मैं कथित तौर पे मैंने उनको डेफमेशन का नोटिस दिया हुआ है
कि आपने मुझ पर इल्जामात लगाए हैं, आए साबित करें, जवाब दें। अतर मिनल्ला साहब ने कुछ फरमाया था कोर्ट में, मैंने उनको भी कहा है कि आप इंक्वायरी करा दें। मैंने यहाँ तक कहा है कि आप जो तरीका पब्लिक को एक्सेप्टेबल होगा, मैं वो अपनी नॉन इंटरफेरेंस किसी किस्म का जो उनके साथ जो कुछ हुआ है, जो वो एग्जैजरेट किया गया हुआ है। साहब अगर आपके एक तो जाती नोयत के इल्जाम हैं जिस पे आपने कहा कि मैंने उन्हें नोटिस भेजा हुआ है, मगर जो कुछ उनके साथ हुआ और ज़ाहिर केयर टेकर गवर्नमेंट के दौरान भी हुआ, एक बेटे को हमने देखा कि मीडिया के सामने आए और फिर उन्होंने लाताल्लुकी का इज़हार किया, उससे पहले गायब थे, फिर दूसरे बेटे अरेस्ट होते हैं, फिर वो कहते हैं घर पर जिस तरीके से और वो मनाजिर देखिएगा जो रेड हुआ, तो विक्टिम का एक वोट तो होता है। जिसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 2018 के मुकाबले में और ज़्यादा बड़ा चैलेंजिंग वोट है आपके लिए या नहीं ये इलेक्शन? नहीं, मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला we'll sail through safely, जो आराम से जो है इलेक्शन का जो है ना, मैं समझता हूँ कि 2018 का इलेक्शन जो था वो टफ इलेक्शन था, लेकिन वो भी मेरा कंफर्टेबल इलेक्शन था, लेकिन उसको टफ बनाया गया। मैं इस इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला पिछले 15-20 रोज से जो मैं कैंपेन कर रहा हूँ, जो आप बातें कर रहे हैं वो मैं कन्फ्रंट नहीं, वो सियालकोट में कन्फ्रंट नहीं हो रही। वो हो सकता है मीडिया पे कन्फ्रंट हो रही हो या किसी और जगह कन्फ्रंट हो रही हो, लेकिन सियालकोट की इलेक्ट्रेट में जिनके पास मैं जा रहा हूँ वोट मांगने के लिए, वो मुझे इस जो आप बातें कर रहे हैं ये मुझे कन्फ्रंट नहीं कर रहे, बिकॉज सियालकोट के लोग उनको भी जानते हैं कि वो क्या है, मुझे भी जानते हैं कि मेरी क्या औकात है, इसलिए ये होम टर्फ है हमारे लिए, तो इसलिए ये सारे लोग जो है जानने वाले हैं कौन हमारी क्या औकात है, उनको मालूम है। ये बताइएगा कि जो इस वक्त इलेक्शन है, ज़ाहिर है एक तो बल्ले का निशान नहीं है उनके पास, मगर कुछ इलेक्शंस हैं जिनमें शख्सियात जो इंतखाबी निशान है उसके मुकाबले में ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी है, नवाज शरीफ साहब से उनका मुकाबला है। नवाज शरीफ साहब अभी तक उस तरीके से लाहौर में नहीं निकले हैं। आपको लगता है ये इलेक्शन भी एक बहुत चैलेंजिंग इलेक्शन होने वाला है मियाँ साहब के लिए? I don't think so. वहाँ पे सर्वेज भी ये बता रहे हैं कि मियाँ साहब is way ahead of his opponents. मेरी अपनी राय है, जो मेरी असेसमेंट है कि सोशल मीडिया की वजह से पीटीआई की वहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, उसकी वजह से एक इम्प्रेशन ज़रूर क्रिएट हुआ है, लेकिन ये रियलिटी ग्राउंड रियलिटी जो है वो डिफरेंट है। जो मीडिया पोर्ट्रे कर रहा है, मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो इज ए डिफरेंट थिंग, लेकिन सोशल मीडिया पे उनकी प्रेजेंस क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है तो वो ज़्यादा। मैं आपको बताता हूँ कि सियालकोट में 49% जो है ख्वातीन की आबादी है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और उनकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस जो है वो 8% है। अब उसे हिसाब लगा लें कि ख्वातीन को किस तरह अप्रोच किया जा रहा है। नहीं अप्रोच हो रही ख्वातीन, जब तक आप ख्वातीन की कोई छोटे मोटे जलसे ना करें, कॉर्नर मीटिंग ना करें। सोशल मीडिया पे मर्द हजरात जरूर हो रहे हैं, मर्द हजरात की एक बहुत बड़ी तादाद जो है उनकी प्रेजेंस है, इसके ऊपर बहुत बड़ी तादाद है, बल्कि मेजर पोर्शन ही जो प्रेजेंस का जो है वो मर्द हजरात हैं। वो उनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, वो कितना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं आई थिंक कि उनकी इन्फ्लुएंस होने की वो जो है जिस तरह इम्पैक्ट होना चाहिए पीटीआई की नज़र में उस तरह इम्पैक्ट नहीं हो रहा। ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि इस 16 माह की हुकूमत के बाद, क्योंकि आपकी पार्टी को एतमाद है कि आप जीतेंगे, ये 16 माह की हुकूमत की है, उसके बाद अगर आप जीत जाते हैं जैसा कि आपकी पार्टी दावा कर रही है, तो इसलिए जीतेंगे कि आपकी पार्टी पर आपके वोटर सपोर्टर का ज़्यादा एतमाद है, या इसलिए जीतेंगे कि तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर डिसहार्ट है, उनका लीडर जेल में है, इलेक्शन लड़ नहीं सकता है, कैंपेन कर नहीं सकता है, बल्ले का निशान नहीं है, और ये तासुर होना कि रियासत हमारे खिलाफ है इसलिए जीतने उसने देना नहीं है, इस सब की वजह से आप जीतेंगे? ये जो सिलसिला है कंपैरिजन का, वो बेसिकली 2 टेन्योर्स का है, 2013 से लेके 2018 तक और 2018 से लेके 2022 तक। कंपैरिजन के बेसिस के ऊपर इलेक्शन लड़ा जा रहा है कि हमने जो वादे किए, दहशतगर्दी खत्म करने की, पावर शॉर्टेज खत्म करने की, बिजली की जो है शॉर्टेज खत्म करने की, गैस की शॉर्टेज खत्म करने की, ये सारी वादे हमने पूरे किए। कराची के जो है उसको बहाल किया, ये वादे पूरे किए। हम ये जलसों में कह रहे हैं कि हमने जो वादे किए पूरे किए। पीटीआई ने जितने वो उनमें से एक भी डिलीवर नहीं हुआ, और इमरान खान अपने जो उसका
MNS से हमें खुद बताते थे, वो कहते हैं हम मुझसे मांगते हैं कि भाई तरक्याती काम दो, वादे पूरे करो, कहते कोई जरूरत नहीं है, बस चोर 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 इस किस्म की बातें करते रहो, ये काफी है हमारे लिए। और वो किसी हद तक इफेक्टिव भी हुआ जो है, उनका कुछ देर चला वो सिक्का जो है, लेकिन उसके बाद वो सिक्का ना चल सका। तो एक तो ये फैक्टर है, मैं कंपैरिजन जो है परफॉर्मेंस की कंपैरिजन का। दूसरा ये है कि आप कह रहे हैं कि उनका जो सिंपैथी वोट है या उनके एब्सेंट होने का या उनको निशान नहीं मिला उसकी वजह से उनका डिसहार्ट है वर्कर। मैं नहीं कहूंगा कि वो डिसहार्ट है, दे आर बिटरली डिसअपॉइंटेड विद देयर लीडरशिप। आप देखें जिस तरह खजा में पत्ते नहीं झड़ते उस तरह उनके लोग सपोर्टर झड़ रहे हैं इस वक्त हल्कों के अंदर जो है। जिस तरह वो PTI को छोड़ के PMLN को सपोर्ट कर रहे हैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर जो है, जहां भी कोई इज्तिमात होते हैं काउंसिल के लेवल के लीडर्स को और वर्कर्स उनके जो है अनाउंस करते हैं पार्टी से डिसअपॉइंटमेंट जो है। तीसरी जो बात आपने कही है ना कि वो हो सकता है ये कहते हो कि जी हमारी पार्टी ने जीतना नहीं है तो हम क्यों वोट डालें, ये फैक्टर भी होगा, बट दैट इज द मिनिमम फैक्टर ये होगा। लेकिन बाकी दो फैक्टर जो है मेजर पार्ट प्ले करेंगे हमारी इलेक्शन में कामयाबी इंशाल्लाह। साहब एक और बात आज इमरान खान साहब ने कही है, और मैं आप ज़ाहिर इसलिए बता सकते हैं क्योंकि आप उन रहनुमाओं में से हैं जिन्होंने पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में कैटेगोरिकल कहा था कि जी हम नहीं चाहते कि ये जिस उमरता बंदियाल के होते हुए नवाज शरीफ साहब आए, इन लोगों ने जो किया है हम अपनी लीडरशिप को दोबारा रिस्क में नहीं डालेंगे। आज इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमारे 3 रुकनी कमेटी से जो मुज़ाकरात हो रहे थे इलेक्शन पर, वो PDM ने शर्त रख दी थी कि उमरता बंदियाल की रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन हो, इस वजह से जो है वो मुज़ाकरात आगे ना बढ़ सके। हालांकि डेट जरूर फाइनल हुई थी, मगर क्या वो इसीलिए इत्तफाक नहीं हो पा रहा था कि आप लोग नहीं चाहते थे उमरता बंदियाल साहब के दौर में हो, वो चाहते थे किसी भी सूरत के उमरता बंदियाल साहब के दौर में हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखें ये बेसिकली इमरान खान साहब की जिद की वजह से ये सारा मामला जो है खराब हुआ, और अदरवाइज PDM was ready to make some sort of headway। ये जो हमारी जो गुफ्तगू थी उसमें या नेगोशिएशन थी या पार्लेस जो हो रहे थे, लेकिन ये कथित तौर पे हमारी कोई शर्त नहीं थी कि जो उमरता बंदियाल साहब जो है रिटायर हुए और उसके बाद इलेक्शन हो, ऐसी कोई बात नहीं थी। ना इस किस्म की कोई शर्त डिस्कस हुई है वहाँ पे। ये एक इस अदलिया को डिस्क्रेडिट करने का एक और हरबा है इसका इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब जिस किस्म की अदलिया चाहते थे वो आपको भी पता है, सारे पाकिस्तान को पता है वो किस किस्म की अदलिया चाहते थे। दो जज जो है जो उनके हैंड पिक थे, जिन्होंने मियाँ साहब को उनमें से एक ने सजा सुनाई और साथ कहा कि ये सदियों जो है हमारा फैसला याद रखा जाएगा। उनकी मौजूदगी में हमने तो फेस किया, हमने साकिब निसार साहब को फेस किया, हमने खोसा साहब को फेस किया, हमने उसके बाद एक और जज साहब आए थे गुलजार साहब को फेस किया, उसके बाद जो है चौथे जज जो है उमरता बंदियाल साहब को फेस किया। 4 जज हमने फेस किए 5 साल के अंदर जो है। हम ये चीखों की आवाज़ जो इस वक्त बुलंद हो रही है, उस वक्त तो कोई चीखें नहीं थी, हम मुकाबला कर रहे थे, सजाएं भुगत रहे थे, वो सजाएं सुना रहे थे, वो हम सजाएं भुगत रहे थे, जिलावतनियाँ भुगत रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा एक सियासी वर्कर को जो है अपने सियासत का भरम रखना चाहिए, उसका जो एक एजाज़ होता है सियासी वर्कर होने का, उसकी इज्जत और उसका जो एक रिस्पेक्ट होता है उसका पास रखना चाहिए। इस किस्म की कोई शर्त नहीं है। आप मेरा ख्याल है कि इन तमाम हजरात को जो कमेटी के मेंबर्स थे उनसे पूछ लें कि ये बात हुई थी। ये बड़ी अहम बात है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। सेनेटर अली ज़फ़र, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी उन मुज़ाकरात में तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे थे। किसी ने आज तक ये इल्ज़ाम नहीं लगाया है, जबकि असद उमर साहब एक अलग कहानी बता चुके हैं कि इमरान खान नहीं मान रहे थे इस हवाले से। वो हालांकि एक इत्तफाक हो रहा था और पार्टी उनसे कह रही थी कि ब्लफ कॉल कर ले। हमें ब्रेक शामिल करते हैं। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे हैं, कल से कैंपेन का भी आगाज़ कर रही है। एक ब्रेक के बाद तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लेंगे।
हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं। शुएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। कल से आपकी जमात भी ज़ाहिर है प्रॉपर कैंपेन में जा रही है, दीगर जमातें पहले ही कैंपेन मोड में हैं, आपकी जमात ज़ाहिर एक हुकूमती मशीनरी एक तो खिलाफ, फिर बहुत सारे रहनुमा इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे हैं, आपके जो रहनुमा सरबराह हैं पार्टी के वो भी जेल में हैं। ऐसी सूरत में पार्टी के अंदर इख्तलाफात कम से कम होने चाहिए, मगर बढ़ते नजर आते हैं। शेर अफजल बरवत साहब आप लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, रऊफ हसन साहब उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो बाहर आकर गौहर खान साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कैसे इलेक्शन में जाएगी पार्टी इस तरीके से? देखिए, सब कुछ के बावजूद पार्टी इलेक्शन में है और मैं समझता हूं कि मैं खुद इस हलके से NA-47 का कैंडिडेट हूं और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मोहब्बतें, जितना साथ और जितना इमरान खान का विजन अब पब्लिक तक पहुंच चुका है, मेरा ख्याल है कि पार्टी को इलेक्शन लड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, इर्रेस्पेक्टिव के हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं पिछले 1-1.5 साल से, जो कुछ हो रहा है, स्पेशली पिछले 1 साल जो गुजरा है, जिस तरह अगवा बराए बयान, जिस तरह लोगों को उठाया गया, तशद्दुद किया गया, फिर उसके बाद हम सारी चीज़ों को भूल भी जाएं, जिस तरह रिटर्निंग ऑफिसर्स ने सब पहले तो नॉमिनेशन फॉर्म छीने गए, प्रपोजल्स के अंदर उठाए गए, अगवा किए गए, वकीलों को जेलों में डाला गया। इस सब कुछ के बावजूद जब हम प्रोसेस मुकम्मल करने में कामयाब हो गए तो रिटर्निंग ऑफिसर्स ने हमारे नॉमिनेशन फॉर्म 90% जो टॉप लीडरशिप थी सबके रिजेक्ट कर दिए, फिर अदालतों ने रिलीफ दिया। वो सब कुछ होते आज हम इस मकाम पे पहुंच गए तो फिर वन फाइन मॉर्निंग पता चला कि जनाब हमारे से बल्ले का निशान छीन लिया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टैम्प कर दिया। ये सारी ज्यादतियां देख के मैं एक बात बताऊं, लोगों में शदीद नफरत है, शदीद गुस्सा है। आज भी मैं ऐसे इलाके में गया हुआ था जो पिछले 30 साल से मुस्लिम लीग नून के वोटर सपोर्टर्स हैं, उन सब ने, पूरी बरादरी ने वो PTI के साथ ज्वाइन करने का फैसला किया। और ये वो देखें आप पब्लिक एक और बात बताएगा कि आप ज़ाहिर एक फेमिलियर फेस है, मीडिया पर आते हैं, इमरान खान साहब के बिल्कुल साथ खड़े हुए हैं इसलिए नज़र आते हैं। बहुत सारे ऐसे रहनुमा होंगे जो इतने फेमिलियर नहीं है, आपकी पार्टी के पास बल्ले का इंतखाबी निशान ना हो, MNAs MPs तमाम हलकों में, आप कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम नहीं होगा? देखिए, प्रॉब्लम तो है, मैं ये नहीं कहता प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम जरूर होगा और है भी, लेकिन एक बात तय है, लोगों ने ये फैसला नहीं किया हुआ शुएब शाहीन है, कोई और है, ABC है, उन्होंने सिर्फ ये फैसला किया है कि हम ये वोट दे रहे हैं इमरान खान को, हम ये बल्ले का निशान इमरान खान का समझ के वोट दे रहे हैं। और बल्ले का निशान का मतलब है कि जिसको उन्होंने नॉमिनेट कर दिया हम उसको बल्ला समझ के उसके ऊपर वोट डालेंगे, खा वो फाख्ता है, खा वो बैंगन है, खा वो पैराशूट है, खा वो कोई भी चीज है, हमने वोट डालना है इमरान खान को, हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं। मतलब मैं बताऊं ना, चलो शहर तो शहर है, देहात में हालांकि पिछले 3.5 साल में बहुत काम किया PTI ने, मैं जिस मोहल्ले गली में गया हूं वो रोड्स बनी हुई हैं, सब कुछ है। उन्होंने कहा जी ये सारी रोड सारी चीजें ये एक तरफ, हम आपसे कोई चीज मुतालबा नहीं कर रहे, सिर्फ एक मुतालबा है कि आपने इमरान खान के साथ वफा करनी है, दगा नहीं करेंगे, हमसे ये वादा कर दें, उसके अलावा हम आपका इलेक्शन लड़ेंगे। कोई ये जो नुकता है शेर साहब के आप दगा नहीं करेंगे वफा करेंगे, इसमें कल हमने जब शेर अफजल मरवत साहब से सवाल किया कि क्या 100% गारंटी है कि जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े होंगे ज़ाहिर जब वो जीत जाएंगे तो उन्हें दूसरी जमातें ल्योर करने की पूरी कोशिश करेंगी, वजारतों की लालच होगी, तो उन्होंने कहा इस बात की ज़ाहिर है कोई गारंटी नहीं है कि तमाम साथ खड़े रहेंगे। वोटर सपोर्टर के जहन में ये भी नहीं होगा कि ये जो लोग हैं ये कितना लॉयल रहेंगे इमरान खान साहब के साथ जीतने के बाद? नहीं, इसका भी इंशाल्लाह हम हल निकालेंगे। वो नहीं होगा ऐसा कि उनको देखें, एक बात तो एस्पेक्ट ये है कि हम PTI के नॉमिनीज हैं तो पार्टी रजिस्टर्ड है, इर्रेस्पेक्टिव कि हमें निशान हमसे छीन लिया गया, लेकिन पार्टी के नॉमिनीज के तौर पर हमारे लिए डिफेक्शन क्लास लागू नहीं होगा मेरी राय में। बट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट हम पार्टी के मंशूर पे लड़ रहे हैं इलेक्शन, और उसके साथ साथ जो भी पोजीशन है हम उसको लीगली सिक्योर करेंगे इंशाल्लाह कि कोई इस तरह की हरकत ना करे। अगर बहरहाल अब आप तो देख रहे होंगे टीवी में भी लोग अब जलसों में कुरान मजीद उठा के ला रहे हैं कि जी हमें इस पे हल्फ दो कि आप पार्टी नहीं छोड़ेंगे। इस तरह का जब प्रेशर अवामी होता है तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग इस तरह की कोई हरकत करेंगे, कोई लालच में आएंगे या कोई प्रेशर में आकर के अपनी पार्टी तब्दील करेंगे। और वैसे भी जिस तरह के जुल्म और बर्बरियत से गुजर के ये पार्टी यहाँ तक पहुंची है और जिन लोगों को टिकट्स दिए गए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई इस तरह का बिकने वाला होगा या इस तरह का कोई लालची शख्स होगा कि जो पार्टी के साथ दगा करके एक मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के वो ऐसी किसी पार्टी के उसमें सवार हो जाएगा
जहां उसका ना मुस्तकबिल है ना फ्यूचर है। मैं सब एक और फैक्टर, क्योंकि ज़रा आप खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, वोटर सपोर्टर के लिए जो बड़ा मैटर करता है ये कि पार्टी जीतने जा रही है नहीं। ज़रा पहले सबसे ज़्यादा कि जो उनका फेवरेट लीडर है वो उस हल्के में वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा या नहीं बनेगा उसका MNA के थ्रू, तो इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाइड हैं अगर आपके जो पार्टी के वोटर सपोर्टर हैं उनके वो फेवरेट हैं। मगर फिर दूसरी ये होती है कि पार्टी जीतेगी या नहीं जीतेगी। अगर पहले ही ये तासुर हो कि पार्टी नहीं जीतेगी, रियासत मुखालिफ भी पार्टी खड़ी है, तो वोटर सपोर्टर निकलेगा उस दिन, मोटिवेटेड होगा इतना कि जी हम एक विनिंग कॉज के लिए वोट देने जा रहे हैं। शाहजेब, मैं जो लोगों की नब्ज देख रहा हूं, लोगों का टर्नआउट पहले से ज्यादा होगा। लोग ज्यादा गुस्से में हैं, शदीद नफरत हो रही है उनको इन सारी नाइंसाफियों से जो कुछ हो रहा है। लोगों ने खुद बाहर निकलना है, लोगों ने इस दफा ज्यादा टर्नआउट के साथ निकलना है और उनको ये यकीन है। देखें आप शेख मुजीबुर रहमान का वाला इलेक्शंस आप देख लें, उनको क्या ख्याल था उस जमाने में कि जी 40-50 सीटें ले जाएगा, चूंकि रियासत मुखालिफ खड़ा हुआ है। हुआ क्या हुआ ये कि 162 सीटों में से 160 सीटें उस बंदे ने जीत ली। और आज जो पोजीशन है, आप किसी हल्के, मैं ये नहीं कहता कि इतनी हमारी अक्सरियत होगी 99%, लेकिन एक बात तय है कि आज भी पूरे पाकिस्तान का किसी जगह का आप सर्वे करके उठा लें, आपको नजर आएगा लोगों का गुस्सा, लोगों को तकलीफें, लोगों को नाइंसाफी के ऊपर शदीद जिसको कहते हैं रंज है। और फिर जो माशी तबाही हो चुकी है, जो 16 महीने में PDM की हुकूमत ने कर दी, और ये जो सो कार्ड इंटेलेक्चुअल्स अनवार काकड़ की सूरत में बिठा दिए हैं और जो न्यूट्रल्स की सूरत में आप केयर टेकर सेटअप बिठा दिए हैं, या जो इलेक्शन कमीशन है या जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इस सारे सिस्टम से लोग इतने तंग हैं और कहते हैं कि इन्हीं को अगर दोबारा मुसल्लत करना है तो फिर हमारा कहाँ फ्यूचर है, फिर इलेक्शन क्यों करा रहे हैं। लिहाजा लोगों ने ये फैसला किया है कि ये जमहूर का फैसला हम मानेंगे, हम ड्राइंग रूम में बैठने वाली वो जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स है हमने उसको रिजेक्ट कर देना है। और लोगों में एक बात बताऊं, 65% आपकी यूथ है और जितनी वो चार्ज है, जितनी उसको दुख है, तकलीफ है, उनको अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा इस मुल्क में। और वो जो लोग जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, खा वो देहात हो खा वो शहर हो, वो जाकर आप कहीं किसी से भी पूछ लें। इस वक्त मुझे लगता है जो एक इनकलाब की तरफ हम जा रहे हैं, मुझे ये कभी यकीन है कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो शायद वही वाली पोजीशन है जो 70 में थी। बहुत शुक्रिया शफीन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इमरान खान के केसेस में भी आज एक अहम डेवलपमेंट है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। बानी PTI इमरान खान के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत जारी है। आज भी 4 मुख्तलिफ अदालतों में 3 केसेस की समाअत हुई है, जबकि एक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई, जहाँ चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम ने कहा कि सारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी अडियाला जेल में मौजूद है। आज इन्होंने गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि गवाहों के बयान रिकॉर्ड कराने से रोक देते हैं, केस बताएं कि है क्या। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इनके बयान को भी मान लिया जाए तो तलाक के 48 दिनों के बाद निकाह हुआ। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि उमूमी तौर पर इद्दत का दौरानिया कितना होता है। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि उमूमी तौर पर 90 रोज़ का दौरानिया होता है, लेकिन तकी उस्मानी साहब ने इसमें वजाहत की है। इद्दत की मुद्दत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि फ़र्ज़ करें कि इस मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद ना हो तो आपने दरख्वास्त में क्या चैलेंज किया है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमने इमरान खान और बुशरा बीबी को जारी समन चैलेंज किए हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि कानून के मुताबिक निकाह अगर इद्दत में हुआ तो वो बाद में रेगुलराइज हो जाता है, अगर निकाह बाकायदा भी नहीं होता तो इसमें जुर्म क्या है। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इद्दत में निकाह के केस में ट्रायल कोर्ट को गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोकते हुए इमरान खान की दरख्वास्त पर खाबर मानिका को नोटिस जारी कर दिया और केस की मज़ीद समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इसी केस की समाअत सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने अडियाला जेल रावलपिंडी में भी की। शिकायत कुरुंदा खबर मानिका और मुफ्ती सईद बयान रिकॉर्ड कराने के लिए अदालत में पेश हुए तो इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने अदालत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तिना से आगाह किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुख्तसर फैसला जमा करा दिया। इसके बाद अदालत ने केस की समाअत बगैर कार्रवाई के 29 जनवरी तक मुलतवी कर दी। दूसरी तरफ इमरान खान के खिलाफ जेल में साइफर ट्रायल का रद्दम करार देने पर वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और दरख्वास्त में कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर ट्रायल के लिए कायम खुसूसी अदालत को कलअदम करार दिया। हाई कोर्ट का 21 नवंबर 2023 का फैसला कलअदम करार दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हकाइक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। हाई कोर्ट के पास खुसूसी अदालत की हैसियत खत्म करने का इख्तियार नहीं है। इसके अलावा इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में की। इमरान खान और बुशरा बीबी अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से वकील लतीफ़ खोसा, शहबाज खोसा और उस्मान गिल
पेश हुए। नैब की जानिब से अमजद परवेज, डिप्टी प्रोसिक्यूटर मुजफ्फर अब्बासी और इरफान भोला पेश हुए। एक गवाह असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद अब्दुल्ला का बयान कलमबंद किया गया, जिसके बाद इस केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। ताहम इसी एहतसाब अदालत में जज मोहम्मद बशीर के सामने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान ने वकला तब्दील कर दिए, जिसके बायस उन पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। 190 मिलियन पाउंड केस में पहले लतीफ़ खोसा, शहबाज खोसा, उस्मान गिल और सलमान अकरम राजा इमरान खान के वकील थे, लेकिन अब इमरान खान ने लतीफ़ खोसा और शहबाज खोसा को इस केस से अलग कर दिया है, जिसके बाद सलमान अकरम राजा, अली जफर और उस्मान गिल वकील होंगे। वकला की तब्दीली और नए वकील अली जफर की अदम मौजूदगी के बायस 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। इमरान खान ने वकील तब्दील करने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि फर्द जुर्म में लिखी कानूनी इस्तिलाहात वकील ही समझ सकते हैं, वकील की गैर मौजूदगी में चार्ज कबूल नहीं करता। इसके बाद 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। इस केस की आज जारी होने वाली ऑर्डर शीट में लिखा है कि लतीफ़ खोसा ने इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ होने की वजह से इस केस में इमरान खान की पैरवी से माजरत की, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लतीफ़ खोसा इसी अदालत में जज मोहम्मद बशीर ही के सामने तोशा खाना केस में पेश हो रहे हैं और आज उस केस से अलग होने की उन्होंने कोई दरख्वास्त नहीं दी है, जिसके बाद ये सवाल पैदा हो गया है कि क्या महज फर्द जुर्म आयद ना हो, इस वजह से इमरान खान ने अपने वकील तब्दील कर दिए हैं। आज की प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।